मित्रों नमस्कार। आज हम लोग रक्तपित्त चिकित्सा चैप्टर को पढ़ेंगे, जो चिकित्सा स्थान का चतुर्थ अध्याय है। इसके पहले हम लोगों ने अभी ज्वर पढ़ा है और ज्वर में जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब हम रक्तपित्त भी पढ़ेंगे। देखिए, चिकित्सा स्थान से जितने भी डिजीज़ पढ़ने का हमारा जो मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कर सकें। बाकी तो इसमें चिकित्सा के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, वैसे निदान स्थान में भी हम पढ़ते हैं और कहीं हर जगह कुछ न कुछ इसके बारे में बताया ही जाता है, जितनी भी डिजीज़ होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। रक्तपित्त चिकित्सा। देखिए, सर्वप्रथम ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई थी, अतः ज्वर की चिकित्सा बताई गई है। उसके बाद ज्वर, संताप आदि की वजह से जो है पित्त जो दोष है अपना वात पित्त कफ, उसमें जो पित्त दोष है वह रक्त को दूषित कर देता है। चूँकि ज्वर के समय में संताप ज़्यादा था और इस तरह से जो है इसीलिए ज्वर के बाद में तुरंत रक्तपित्त का वर्णन किया जाता है। अब देखिए, रक्तपित्त के चर्चा का स्थान ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंचगंग मतलब पंजाब प्रदेश, जो पंजाब है वहाँ पे पंचगंग, जहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं। और यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है वो किसने किया है, वह महर्षि अग्निवेश ने किया है। यहाँ पर जो चर्चा हुई है उसमें किसने पार्टिसिपेट किया, अग्निवेश ने पार्टिसिपेट किया। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे हो गया। एक तो पंचगंगे पंजाब में है और दूसरा रक्तपित्त की चर्चा पंजाब प्रदेश में हुई और उसमें मुख्यतः जो है अग्निवेश का नाम आता है। फिर देखिए, यहाँ पे ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है। महागदम महावेगम अग्नि अच्छी शीघ्रकारी चा। तो यहाँ देखिए, अग्नि महाशब्द आया है, ये हिक्का के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्नि महादोष आया है, वो मध के लिए है। और महावेगम अग्नि शीघ्रकारी चा, ये रेफरेंस में पूछा जाता है, ये आया है रक्तपित्त के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है इसको ध्यान रखेंगे। और फिर जो है इसका रक्तपित्त महागद है और उसके कारण बताया गया है कि क्यों ये रक्तपित्त होता है, या कह सकते हैं निदान है। तो उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार तथा अम्ल कटु लवण रस का अत्यधिक सेवन और तीव्र धूप का जो सेवन करते हैं और विदाही अन्नपान का सेवन, ये सब कारण हैं रक्तपित्त के उत्पत्ति के लिए। अब आ जाते हैं हम रक्तपित्त की संप्राप्ति पे। रक्तपित्त की जो संप्राप्ति है उसमें देखिए, नीचे वाली जो लाइन है इम्पॉर्टेंट है। तस्योष्मणा द्रवो धातु धातु अग्रसिच्यते। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, उस रक्तपित्त की उष्मा से मांस आदि धातुओं से वह द्रव धातु निकलता है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो जाती है। सीधी सी बात है कि जो पित्त की जो उष्मा है उसकी वजह से रक्त में जो द्रव नामक धातु है या रक्त का जो लिक्विफिकेशन होता है या जो उसका द्रवत्व गुण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे उसका प्रमाण बढ़ जाता है और फिर उसकी वजह से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। अब आ जाते हैं हम रक्तपित्त की निरुक्ति पे। रक्तपित्त की निरुक्ति क्या है? रक्त और पित्त के गंध वर्ण में तुल्यता होने के कारण इसको रक्तपित्त कहा गया है। क्योंकि जो रक्त का गंध है और वर्ण है और पित्त का भी गंध और वर्ण है, दोनों में के गुणों में तुल्यता होने के कारण विद्वान लोग इसको रक्तपित्त कहते हैं। अच्छा, अब इस चूँकि रक्त का जो अधिष्ठान है वो प्लीहा है और यकृत है, तो रक्तपित्त का भी जो उत्पत्ति कहा जाए या ये कहाँ से होता है, वह जो है प्लीहा और यकृत ही होगा, उसी से हमको समझना चाहिए। अब आ जाइए कफजन रक्तपित्त के लक्षण। जो मतलब रक्तपित्त होता है उसमें अगर कफजन है तो उसके क्या क्या हमको गुण मिलेंगे या लक्षण मिलेंगे, तो वही गुण मिलेंगे जो कफ के गुण होते हैं। जैसे सांद्र है, पांडु है, सस्नेह है, पिच्छिल है
और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है स्याव वर्ण फेन युक्त तनुरुच्छ। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो वर्ण है वो स्याव वर्ण होता है। इसी तरह से पित्तजन रक्तपित्त के लक्षण बताए गए हैं। ये गोमूत्र के समान है, देखिए गोमूत्र सन्निभम गोमूत्र के समान है। और मेचक 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 से यहाँ अभिप्राय है अनेक रंग मिला हुआ, कि मतलब अनेक रंगों का होता है। इस तरह से पित्तजन रक्तपित्त के लक्षण हम जान लेते हैं। फिर देखिए रक्तपित्त की साधता, ये इम्पॉर्टेंट है। एक दोष अगर इन्वॉल्व है इसमें रक्तपित्त में तो साध्य होगा, 2 दोष इन्वॉल्व है तो याप्त होगा, 3 दोष इन्वॉल्व है तो असाध्य होगा। और चूँकि ज्वर हो गया, कुष्ठ हो गया, ये सब चीज़ें जो है मतलब त्रिदोषज होती हैं, ये तीनों दोष इसमें होते हैं, लेकिन जिस दोष की प्रधानता होती है उसी के आधार पे इसका नामकरण किया जाता है। उसी तरह से हमको समझना चाहिए। और रक्तपित्त की 2 गतियाँ हैं, हम सभी जानते हैं, ऊर्ध्वगति, अधोगति और त्रियर्क गति। तो ऊर्ध्वगति जो होती है वो 7 छिद्रों के द्वारा होती है, और अधोगति 2 छिद्रों के द्वारा होती है, और एक आंतकी गति होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी कभी पूछा था, आंतकी गति। तो सभी छिद्रों अर्थात रोमकूपों से होने वाली गति आंतकी गति कहलाती है, यानी कि सभी छिद्रों से जो गति होती है वह आंतकी गति कहलाती है, और उसमें रोम छिद्र भी शामिल होते हैं। अब देखिए इसमें रीजनिंग क्वेश्चन जो बनता है लगभग सभी लोग जानते भी हैं। रक्तपित्त काफ़ी आसान चैप्टर है ये, इसको समझना आसान है, बस थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना है कि अब ऐसे हम इसको समझेंगे कि जो हमारा शरीर है, ऊर्ध्वजत्रुगत जो भाग है उसमें कफ की डोमिनेंस होती है, और जो मध्य भाग होता है अपना उसमें डाइजेशन का काम होता है, तो वो पित्त डोमिनेंट होता है। और जो अधोभाग होता है वहाँ पर इंटेस्टाइन वगैरह होती है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वहाँ पे वात की बहुलता होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो अधोभाग होता है वो वात की बहुलता वाला स्थान होता है। तो इस तरह से अब चूँकि पित्त हमारा जो है मध्य में है, जब यह पित्त कफ के साथ में संयुक्त होता है या अनुबंध होता है इसका, जब पित्त का कफ के साथ में अनुबंध हो जाता है तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त बनता है, और जब इस पित्त का अनुबंध वात के साथ में होता है तो अधोग रक्तपित्त बनता है। और हम ये जानते ही हैं कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त के लिए जो है प्रति मार्ग चिकित्सा की जाती है, मतलब जो इसका नेचुरल मार्ग है उसके विपरीत हम इसकी चिकित्सा करते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिमार्ग हरणम। तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त है और ये ऊपर से निकलता है, इसमें कफ पित्त जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके लिए हम विरेचन करते हैं। और जो अधोग रक्तपित्त है उसमें चूँकि वात का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसको हम जो है वमन के द्वारा निकालते हैं, क्योंकि जो इसका नेचुरल मार्ग है उसी के विपरीत हमको चिकित्सा करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त जो है वह साध्य होता है, और जो अधोग रक्तपित्त होता है वह कृच्छ साध्य होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसको हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। ऊर्ध्वग रक्तपित्त चूँकि विरेचन जो है वो पित्त को निकालने के लिए बेस्ट होता है, और तथा कफ को निकालने के लिए भी श्रेष्ठ होता है। और पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि इसमें जो हम औषधियाँ प्रयोग करते हैं विरेचन के लिए वह कषाय और मधुर होती हैं, तथा यह औषधियाँ नेचर में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। और वैसे भी जो हम पढ़ते हैं जो है इसमें वामक औषधियाँ और जो है विरेचन वाली जो औषधियाँ हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि विरेचन की औषधियाँ ज़्यादा हैं और जो वमन के योग औषधियाँ हैं वो कम हैं। तो इसीलिए जो है ये अधोग रक्तपित्त जो है वमन वात को निकालने के लिए उत्तम नहीं है और पित्त के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए जो है ये जो अधोग रक्तपित्त होता है वह कृच्छ साध्य होता है। अब देखिए जो इसमें औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं अधोग रक्तपित्त में वो कषाय और मधुर हैं। कषाय औषधियाँ पित्त के लिए ठीक हैं, लेकिन वात को प्रकोपित कर देता है। केवल मधुर दोनों के लिए ठीक हैं। इसलिए अब देखिए
क्योंकि वामक औषधियाँ एक चीज़ को ठीक कर रहा है तो दूसरी चीज़ को बढ़ा दे रहा है। तो इसमें जो है अब ऐसे इसको समझते हैं, जो कषाय औषधियाँ वो पित्त के लिए तो ठीक है, लेकिन वात को प्रकोपित कर देती हैं, और केवल मधुर दोनों के लिए ठीक है। और दूसरा ये भी है कि वामक औषधियाँ प्रकृति में कम हैं। तो मित्रों, अब हम आ जाते हैं रक्त पित्त की असाध्यता। देखिए यहाँ पर इसमें केवल एक ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कुड़प गंधी। जो रक्त पित्त से सड़े हुए मुर्दे के समान गंध आती है तो वो असाध्य होता है और उसकी चिकित्सा हमको नहीं करनी चाहिए। अब देखिए रक्तपित्त की साध्यता आ जाती है कि रक्तपित्त साध्य कब होता है। जो रक्तपित्त एक मार्गी होता है, बलवान होता है, उसके वेग कम हो, नया हो, तो वो जो है साध्य होता है। और दूसरा इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, रक्तपित्तम सुखे काले सांध्यम। तो देखिए इसमें सुख काल के बारे में बताया गया है। सुख काल आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको सुन लीजिए। हेमंत और शिशिर ऋतु जो होती है वो उसको सुख काल कहा गया है। इस काल में जो रक्तपित्त उत्पन्न होता है वह साध्य होता है। अब आ जाते हैं रक्तपित्त के संप्राप्ति में स्निग्ध तथा रुक्ष उष्ण का महत्व। देखिए रुक्ष उष्ण का महत्व से हम ये समझते हैं कि जो कफ होता है वो हमारा स्निग्ध होता है, पित्त जो होता है उष्ण होता है। तो इस प्रकार जो है जो ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है वह स्निग्ध उष्ण होता है, और वात हमारा जो है रुक्ष होता है, शीत होता है, पित्त उष्ण होता है। तो जो अधो रक्तपित्त होता है वह रुक्ष उष्ण होता है, और उस पर चूँकि प्रतिमार्ग हरण इसमें चिकित्सा करते हैं तो इस तरह से हम इसके विपरीत दिशा में ले जाके इसकी चिकित्सा करते हैं। बस इसमें यह इतना है। अब देखिए यहाँ पे जो रक्तपित्त में दोष संसर्ग दिया गया है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो है ऊपर के मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में कफ का संबंध होता है और अधोमार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त में वात का संबंध रहता है। और यदि रक्तपित्त में कफ और वात इन दोनों का संबंध रहता है तो ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्गों से रक्त निकलता है। कहने का मतलब ये त्रियर की गति हो गई इसके रक्तपित्त की, और यह जो है असाध्य होता है, इसकी हमको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब रक्तपित्त का हम चिकित्सा क्रम देख लेते हैं कि रक्तपित्त का चिकित्सा क्रम क्या है और कैसे इसको किया जाता है। तो इसमें देखिए जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण न हो, उचित रूप से भोजन करता हो, ऐसे रक्तपित्त के रोगियों के दोषों से दुष्ट एवं उभड़े हुए रक्त को चिकित्सा के प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, अक्षीण बल मांसम स रक्तपित्तम यदृशोतम। कहने का मतलब ये है कि जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण ना हुआ हो और उचित रूप से भोजन करता हो तो ऐसे रक्तपित्त के रोगी का रक्त शुरू में नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वह रक्त जो है दोषों की वजह से कुपित है, उसको बाहर निकल जाने देना चाहिए। और देखिए अगर इस उभरे हुए उमड़े हुए रक्तपित्त को अगर शुरू में ही रोक दिया गया तो इसमें तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। गलग्रह पूतनस्यम मूर्छयाम अरुचि ज्वरम गुल्म प्लीहाग्न अनाहम किलासम कृच्छमुत्रोत्रम कुष्ठानसर विसर्प भगंधरम। मतलब इतनी इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। गलग्रह है, पूतनस्य है, मूर्छा है, ज्वर है, गुल्म है, प्लीहा है और विसर्प है, कुष्ठ इत्यादि रोग इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान वैद्य है वो रक्तपित्त की अगर रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस छेड़े ना हो, उचित प्रकार से भोजन करता हो तो उसका जो उभड़े हुए जो रक्तपित्त है उसको वो निकलने देता है और शुरू में नहीं रोकता है। अगर किसी कारणवश उसको रोक देता है उसके वेग को तो इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बस इतना ही हमको समझना है। अब रक्तपित्त में आ जाते हैं हम लंघन। रक्तपित्त में लंघन का देखिए जहाँ जहाँ आम होता है वहाँ वहाँ लंघन कराया जाता है, क्योंकि
आम का सबसे बेस्ट चिकित्सा है। बिना कुछ किए ही अगर आदमी लंघन कर लेता है तो आम का पाचन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ बताई गई है। प्राय मनुष्यों के शरीर में आमदोष के बढ़ जाने के कारण से उबड़ा हुआ पित्त और रक्त वृद्धि को प्राप्त होता है, अतः आमदोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन कराना चाहिए। वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। अब रक्तपित्त में लंघन और तर्पण का प्रयोग देखिए, इंपॉर्टेंट है कि रक्तपित्त में कब हम लंघन करते हैं और कब तर्पण करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, मार्गो दोषानुबंधम च निदानम प्रसिमच्च च लंघनम रक्तपित्तादो तर्पणे वह प्रयोजते। देखिए रक्तपित्त रोग में रक्त के मार्ग दोषों का संबंध रक्तपित्त के कारणों का विचार कर प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए ऊर्ध्व रक्तपित्त में हम तर्पण कराते हैं और अधोग रक्तपित्त में हम पिया देते हैं, लेकिन ये कब कराते हैं? लंघन कराने के बाद। अर्थात लंघन कराने के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण और अधोग रक्तपित्त में हम पिया देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ऊर्ध्वगे तर्पणे पूर्वे पिया पूर्व मधुगता, यानी कि चिकित्सा को लंघन कराने के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त में पहले तर्पण का प्रयोग और अधोगामी रक्तपित्त में पहले पेय का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे केवल नाम ही नाम हमको याद करने हैं, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको भी हमको देख लेना चाहिए। यह तो है कि लंघन करने के बाद में ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण देते हैं और अधोग रक्तपित्त में पेय देते हैं, लेकिन संशोधन के पश्चात हम क्या देते हैं? तो संशोधन के पश्चात हम ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण और अधोग रक्तपित्त में यवागु देते हैं। देखिए यहाँ भी जैसे लंघन करने के बाद में हम ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण देते थे, अधोग रक्तपित्त में पेय देते थे, और संशोधन के पश्चात ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण देते थे, लेकिन यहाँ पर अधोग रक्तपित्त में संशोधन के पश्चात यवागु का प्रयोग करते हैं। ये देखिए कंट्राइंडिकेशन में है, इसको थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं कि जो मेन ड्रग है उनको नाम से ही केवल हम याद रखते हैं, ताकि हमको मालूम रहे कि ये ड्रग जो है यहाँ पे प्रयोग की गई है। तो खजूर आदि तर्पण रक्तपित्त में प्रयोग की गई है, लाज तर्पण ये सब रक्तपित्त में प्रयोग की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोषानुसार पथ्यभेद। दोषानुसार पथ्यभेद क्या है? रक्तपित्त में कफ का अनुबंध रहने पर यूज और शाक का प्रयोग तथा वात का अनुबंध रहने पर मांस रस का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ें हैं, कफ का अनुबंध जब है तो शीतता है तो उसमें गर्म गर्म चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। गर्म शाक का प्रयोग कर लिए, यूज का प्रयोग कर लिए, और वात का अनुबंध रहने पर मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए मांस रस जो है व्रंगण करता है और तर्पण करता है, जिससे वात का शमन होता है। वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अब रक्तपित्त में निदान परिवर्जन, जिन जिन कारणों से रक्तपित्त होता है उन्हीं चीज़ों से अगर दूर हो जाएंगे तो वही निदान परिवर्तन कहलाता है। रक्तपित्त रोग से पीड़ित रोगी यदि अपने जीवन भर आरोग्ययुक्त होने की इच्छा रखता है तो रक्तपित्त रोग के जो कुछ कारण बताए गए हैं उनका सेवन न करें। वही चीज़ है कि उसका त्याग कर दें। निदानम रक्तपित्त संप्राप्त। देखिए अब रक्तपित्त में वमन विरेचन का स्थान, जो रक्तपित्त है उसमें वमन विरेचन क्या क्या योगदान है और उसका क्या महत्व, वो चीज़ बताई गई है। तो देखिए जिसके शरीर में अधिक दोष हों, ऐसे बलवान रक्तपित्त के रोगी के जो संशोधन करने योग्य हों और रोग में कोई भी उपद्रव न हो, ऐसे मनुष्यों को ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन, अधोगामी रक्त में वमन का प्रयोग करना चाहिए। वही चीज़ है जो पहले भी बताया जा चुका है। अब देखिए संशोधन के पश्चात कर्म। संशोधन के पश्चात हमको क्या करना चाहिए? ऊर्ध्वगे शुद्ध कोष्ठ तर्पणाधिक्रमोहिता अधोगते योगदिनम। वही चीज़ है, यहाँ पहले ही बताया जा चुका है आपको कि संशोधन के पश्चात ऊर्ध्वगे रक्तपित्त में तर्पण और संशोधन के पश्चात अधोग रक्तपित्त में यवागु का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ शोषण सानुबंधम च तस्य संस्मनी क्रिया, वही सब चीज़ें हैं। देखिए अनुष्काद क्वाथ का भी प्रयोग किया गया है रक्तपित्त में। और देखिए रक्तपित्त में रक्त का प्रयोग सशत्रम ग्रंथित रक्ते लिहात परावतम सकृति। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कहने मतलब ग्रंथित रक्तपित्त में परावत सकृत को मधु के साथ देते हैं। परावत सकृत क्या है? कबूतर का बीट जो होता है
उसको कहते हैं, मतलब कबूतर के जो लैट्रिन होती है वह है, यहाँ पे इसको कहा जाता है परावत सकृत। तो इसको जो है कबूतर की बीट को मधु के साथ में देते हैं। किस में देते हैं? ग्रंथित रक्तपित्त में देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। और अब यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं हम। अब मूत्र मार्गगत रक्तपित्त में शतावरी क्षीर का प्रयोग। जो मूत्रगत रक्तपित्त है उसमें शतावरी गोचूर का प्रयोग करते हैं। ये डाययूरेटिक होता है, हम जानते ही हैं, तो इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब गुद मार्गगत रक्तपित्त की चिकित्सा देखिए। गुद मार्गगत रक्तपित्त में स्तंभक जो औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे मोचरस है, वट है, ये रक्त का स्तंभन करते हैं, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर वासाघृत है और सर्पगुड़ है। सर्पगुड़ ये चाहितम, देखिए यहाँ पे सर्पगुड़ का प्रयोग बताया गया है, और सर्पगुड़ का प्रयोग काफ़ी जगहों पे होता है, उसको थोड़ा ध्यान रखिए कि ये जो अगर रेफरेंस देके पूछा था तो आप बताएंगे कि ये रक्तपित्त में आया हुआ है, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे रक्तानुबंध होने पर क्षार का प्रयोग। रक्तानुबंधे रुधिरे सपिते कंठागते सघिते प्रयोग। रक्तपित्त में कफ का अनुबंध रहने पर रक्त ग्रंथित हो जाता है और वह रक्त और कंठ में रुक जाता है। इसी अवस्था में कमल के नाल का क्षार बनाकर मधु व घी के साथ प्रयोग करने से रक्तपित्त ग्रंथित शांत हो जाता है। देखिए ग्रंथित रक्तपित्त के बारे में 2 जगह बताया जा चुका है। एक तो अभी बताया गया परावर सकृत को मधु के साथ देना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे जो कमल नाल का क्षार होता है उसका प्रयोग मधु व घृत के साथ में करते हैं। अनुपान इसमें मधु व घृत है, जिससे रक्तपित्त ग्रंथित जो था वो शांत हो जाता है। फिर सत्वरा आदि घृत है, इसमें प्रयोग किया जाता है रक्तपित्त में। फिर नासागत रक्तपित्त में जो है क्या हमको प्रयोग करना है उसके बारे में बताया गया है। नासागत रक्तपित्त में अन्य स्तंभक औपीडनस क्या देते हैं इसमें? नासिकारंध्र छिद्र में औपीड के रूप में देना चाहिए। देखिए यहाँ पे नीलोत्पल है, गैरिक है, शंख है, चंदन है, सीताजल है। नासागत रक्तपित्त अन्य स्तंभन औपीडनस। तो देखिए इसमें जो ठंडी ठंडी चीज़ें हैं उनका प्रयोग किया गया है, जो कि जो पित्त होता है हमारा उस नेचर का होता है, तो उसमें ठंडी चीज़ें प्रयोग की गई, जैसे नीलकमल का फूल है, गेरू है, शंख भस्म है, सफ़ेद चंदन है, चीनी का शरबत है। इन सब चीज़ों का जो है औपीडनस हमको देना चाहिए। और देखिए सबसे लास्ट में एक पॉइंट और बच गया हमारा, और इन चीज़ों का रस का भी प्रयोग करते हैं। स्वरस कह सकते हैं इनको। अंगूर का रस है, शंख का रस है, गाय का दूध है, दूर्वा रस है, अनार की फली है, ये सब चीज़ें प्रयोग किया जाता है। और प्रियाल चिरौंजी का भी प्रयोग बताया गया है यहाँ। और देखिए इस प्रकार से जो है ये अध्याय हमारा खत्म हो जाता है। रक्तपित्त का चैप्टर छोटा है और कोई खास इसमें नहीं समझने के लिए, बस वही है ऊर्ध्वग रक्तपित्त और अधोग रक्तपित्त के बारे में बताया गया है कि जो ऊर्ध्वग रक्तपित्त है वो साध्य होता है और अधोग रक्तपित्त याप्य क्यों होता है। यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इसी से पुटअप होते हैं, या कुछ औषधियों का रीजनिंग क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों इस अध्याय को हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद में हम गुल्म चैप्टर पढ़ेंगे। गुल्म चैप्टर भी अपने आप में काफ़ी जो है रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पुटअप होते हैं और थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है। तो इसके बाद में हम गुल्म चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।